दोस्तों, जब भी दलाई लामा का नाम कहीं पर आता है तो हम उस नाम से एक इंसान की तस्वीर जोड़ लेते हैं बिकॉज द वर्ल्ड नोज दलाई लामा एज अ ग्रेट बुद्धिस्ट लीडर। लेकिन क्या आपको पता है कि दलाई लामा किसी एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि एक टाइटल है जो तिब्बत के बुद्धिस्ट लीडर को दिया जाता है। दलाई लामा का मतलब होता है एक विशाल ज्ञान का सागर। ही इज द हेड मंक ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। टिबेटन्स मानते हैं कि दलाई लामा बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा का पुनर्जन्म है। कहा जाता है कि दलाई लामा डेथ के बाद आफ्टर लाइफ छोड़कर रीबर्थ चुनते हैं ताकि वो ह्यूमैनिटी की रक्षा और सेवा कर सकें। They belong to the Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism, which is the largest and most influential tradition in Tibet. Presently, the tradition is taken over by the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso, who is said to be one of the greatest world leaders of all time. सभी दलाई लामा अपने जिंदा रहते ये प्रिडिक्ट करते हैं कि वो कहां दोबारा जन्म लेंगे। ये क्लू देने के लिए वो एक लंबी चिट्ठी छोड़कर जाते हैं जिसे उनकी डेथ के बाद ही खोला जाता है और फिर नए दलाई लामा की तलाश शुरू की जाती है। परंपरा के अनुसार गेलुग्पा ट्रेडिशन और तिब्बतन सरकार दलाई लामा की तलाश के जिम्मेदार होते हैं। इस प्रोसेस में अक्सर 2 से 3 साल लग जाते हैं और अभी के करंट दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, जो कि 14th दलाई लामा हैं, उन्हें ढूंढने में 4 साल लगे थे। He was born on 6 July 1935 into a simple farming family in a small village in the northeastern Tibet, जहां पर जन्म के बाद उनका नाम पहले लामो ढोंडुप रखा गया था। When the search party reached the child's house, who they thought to be the next Dalai Lama, and as a final test, they presented some items to the child, including a mala and a bell that belonged to the previous Dalai Lama. Upon seeing those items, Lamo instantly identified the items, shouting, "It's mine, it's mine." उसके बाद उन्हें मॉनेस्ट्री ले जाया गया, जहां 6 साल की उम्र से ही उनकी पढ़ाई शुरू कर दी गई। दलाई लामा की लीडरशिप की अगर बात करें तो वो 1950 से शुरू हुई, जब चाइना ने तिब्बत पर पहली बार हमला किया और दलाई लामा को फुल सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल दे दिया गया। उस समय दलाई लामा सिर्फ 15 साल के थे। इसके चलते दलाई लामा पीस ट्रीटी लेकर मई 23, 1951 में बीजिंग गए और वहां की गवर्नमेंट के साथ एक 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन किया। उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दलाई लामा ने तिब्बत की सॉवरेनिटी चाइना को सौंप दी और तिब्बत का इंटरनल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। He secured his people and their culture with this act of selflessness and earned his position as a great leader. लेकिन चाइना को लंबे समय तक ये भी मंजूर नहीं था, जिसके चलते 1959 में वायलेंस के जरिए चाइना ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि चाइनीज सोल्जर्स दलाई लामा पर अटैक करने पहुंचते, उन्हें तिब्बतन सोल्जर्स के भेस में वहां से सेफली बाहर भेज दिया गया। After days and miles of walk, he and his escorts were respectfully received by the Indian government. और उसके बाद हजारों टिबेटन्स अपने लीडर को फॉलो करते करते इंडिया पहुंचे। एक लीडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लोग, और दलाई लामा ने इंडिया आने के बाद भी इस एग्जाइल में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। 1959 में जब दलाई लामा धर्मशाला पहुंचे तो उन्होंने धर्मशाला में ही एक रिमोट गवर्नमेंट बनाई, जहां पर वो तिब्बत के स्ट्रगल्स के बारे में दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाते रहे। बुद्धिज्म को दुनिया में आगे बढ़ाने में भी दलाई लामा का बहुत बड़ा हाथ रहा। दलाई लामा के प्राइमरी कंसर्न्स थे रेफ्यूजीज का वेलफेयर और तिब्बतन कल्चर का प्रिजर्वेशन। अपनी कंट्री से अलग रहकर भी अपनी कंट्री, अपने लोग और उनके ट्रेडिशंस के लिए काम करने वाले दलाई लामा कुछ चंद लीडर्स में से एक हैं। उन्होंने इंडिया में 80,000 तिब्बतन रेफ्यूजीज के लिए खेती बाड़ी के सेटलमेंट्स किए, जिससे वो अपना घर चला सकें। साथ ही साथ उन्होंने तिब्बतन एजुकेशनल सिस्टम भी सेटअप किया ताकि तिब्बतन बच्चे अपनी लैंग्वेज, हिस्ट्री, रिलीजन और कल्चर के बारे में सीख पाएं। The Tibetan Institute of Performing Arts was established in 1959
and the Central Institute of Higher Tibetan Studies became the primary university for Tibetans in India in 1967. He supported the refounding of 200 monasteries and nunneries in an attempt to preserve Tibetan Buddhist teachings and the Tibetan way of life. और जहां बात आई तिब्बत में रह गए टिबेटन्स की, तो उनके राइट्स के लिए उन्होंने यूएन से अपील्स की, जिसके बाद जनरल असेंबली में 3 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए. The resolutions called on China to respect the human rights of Tibetans. 1966 से 2000 तक तिब्बत और चाइना के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए. सन 2000 में चाइना दलाई लामा से डेवलपमेंट को लेकर फिर से बातचीत करने लगा और इसी सिलसिले में बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए तिब्बत से चाइना डायरेक्ट एक रेलवे लाइन बनवाई गई. ये पूरी डील दलाई लामा ने इंडिया में रहते हुए ही करवाई, क्योंकि 1960 से लेकर अब तक वो एग्जाइल में ही रहे हैं. और तो और दलाई लामा ने फ्रांस में एक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया जिससे तिब्बत चाइना का एक सेल्फ गवर्निंग रीजन बन सके. ही कॉल्ड इट अ मिडिल वे अप्रोच बिटवीन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत and its complete absorption into the People's Republic of China, and kept sending numerous proposals to China to abide by. चाहे बड़े से बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन हो या अपना रिलीजन पूरे देश में एस्टैब्लिश करना हो, दलाई लामा ने कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लिया. उनके इन्हीं पीसफुल और नॉन वायलेंट कंटिन्यूअस एफर्ट्स के लिए 1989 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया. What also made the Dalai Lama a great leader was his ability to accept and adapt to change with time. और अपनी लीडरशिप के इस टेन्योर में वो बहुत से चेंजेस का हिस्सा बने. It was 1992 when he initiated a major democratic step where he introduced the concept of direct elections of Kalons or ministers by the Assembly of Tibetan People. And in 2001, the first direct democratic elections were held in the history of Tibet. 2011 में दलाई लामा ने टेम्पोरल पावर डिसॉल्व करने का निर्णय लिया. With this step, he brought an end to a 368-year-old tradition of the Dalai Lamas being both the spiritual as well as the political head of Tibet. और जहां तक बात रही 15th दलाई लामा के चुनने की, तो उसके लिए भी 14th दलाई लामा ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, जहां उन्होंने कहा कि 2025 में जब वो 90 साल के हो जाएंगे, तब वो लीडिंग लामाज, टिबेटन पब्लिक और अपने फॉलोअर्स के साथ कंसल्ट करके ये डिसीजन लेंगे और अपने जाने से पहले इस प्रोसेस के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिख कर जाएंगे. विद दिस अनाउंसमेंट, he took care of the security and interest of his people and made sure that the leadership will not be passed in the wrong hands. अपने अब तक के जीवन काल में दलाई लामा has traveled to more than 67 countries spanning 6 continents, received over 150 awards, honorary doctorates and prizes in recognition of his messages of peace, non-violence, interreligious understanding and compassion. All this is a reflection of his great leadership qualities. दलाई लामा अभी 86 साल के हैं और अभी भी हिमाचल प्रदेश के छोटे से हिल स्टेशन धर्मशाला में रहते हैं और अपने आइडियल सबके साथ शेयर करते हैं. तो दोस्तों, आपको दलाई लामा से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. और ऐसे ही कई सारे ग्रेट लीडर्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.